नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु में। आज हम 2023 में हुई पेपर 1 फॉर पोस्टमैन एंड एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम टाइम में हमें टाइम को कैसे बचाते हैं और पेपर को जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमें कोई भी समस्या ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्याय किस राज्य की न्यायपालिका है? ब्लैंक में आपको स्टेट फिल करना है। तो गुवाहाटी आपको पता है, कैपिटल है असम की। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? और इस तरह से भी आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, कब की थी? 1939 में। नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा देने के बाद, कांग्रेस के अंदर ही यूपी के उन्नाव शहर में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय लोगों में एकता का प्रचार करने के लिए गणेश चतुर्थी उत्सव की स्थापना की थी, ताकि इस उत्सव के बहाने लोग बाहर आएँ, आपस में मिले और देश में एकता की भावना जागृत हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी जो सही ऑप्शन है इस ब्लैंक में फिल करना है। तो आप एक उच्च स्तर के वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं, भले ही दूसरे आप पर कुछ गलत करने के लिए दबाव डालते हैं। यदि आप वे आपका मजाक उड़ाते हैं या यदि वे आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप उच्च स्तर के संवाद वाले, सहयोग वाले, ईमानदारी या अखंडता। देखिए, सीधी सी बात ना, आप कहने का मतलब दूसरों की बात से आप प्रभावित नहीं होते हैं या दूसरे घुमा फिरा के कहें तो आपको वो खंडित नहीं कर पाते, यानी कैसे अखंडता, आप में इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उच्च इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति हैं, यानी उच्च अखंडता वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, हैविंग डैश मीन्स यू कैन बी ट्रस्टेड। डैश होने का मतलब है कि आप पर वह करने के लिए भरोसा किया जा सकता है जो आपसे काम करने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आप जानना है, इसका आंसर होगा जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा जिम्मेदारी। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसीलिए जो है आपसे आप पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जो काम आपको दिया गया है वो काम आप करोगे। ठीक है दोस्तों, अब आ गया हमारा मैथ्स, हमारा एक्चुअल पोर्शन मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सॉल्व करने की जगह मिल जाए और हम इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हो गया जूम। ओके, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपने लिए। सवाल है 1800 प्लस, नहीं प्लस तो नहीं होगा ये, एक मिनट, यहाँ डिवाइड है, मुझे लग रहा है डिवाइड ही होगा, प्लस तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसको हम जूम करके थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। क्योंकि प्लस क्यों नहीं होगा? प्लस अगर दोस्तों होता तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना, ये 1800 से ऊपर होते हैं, इसलिए प्लस नहीं हो सकता, ये है डिवाइड ही। ठीक है, तो 12 - 6, 12 - 6 दिया हुआ, तो 12 - आप 6 कर लोगे, 12 - 6 करने पे आता है 6, यहाँ पे 6 आ गया, प्लस 24 - 12 ये आ गया 12। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, कितना आ गया? 18। ठीक है, और इन सबको आप 10 से गुणा कर लोगे तो कितना आ गया? 180। कितना आ गया? 180। अब दोस्तों आपको देना है 1800 को 180 से भाग। ठीक है, आप दे दीजिए, आंसर आ गया 10। आंसर क्या आ गया हमारा? 10, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डिवाइड ही करना था दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है जूम कर, स्कैन करने में या जूम करने की वजह से, जो भी है, खैर आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 7200 का 42%, और उसमें से माइनस किया गया है क्या? 4800 का 12%। ठीक है, तो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ, वरना आपको गुणा भाग बड़ा लंबा करना पड़ जाएगा। तो 7200 इसी तरह करिएगा आप, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, का 42%, परसेंट मतलब बटा 100, इसको से काट दीजिए, यानी क्या आ गया? 72 × 42।
ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या गया, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ अपने पास करने के लिए। हमारे पास क्या गया था, 72 गुणे 42। ठीक है, आप समझ गए हो इसमें बिना कुछ किए, ये हो गया 48 गुणे 12। आपने एक को किया, अगला आप खुद ही लिख लो। देखो देखो, अब आप इसको 72 को 42 से गुणा करने मत बैठ जाना, ठीक है, फालतू आपका गुणा लंबा होता चला जाएगा। अब देखो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी, कैसे, 12 छंग 72, तो आप 12 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो आ गया 6 गुणे 42 माइनस 48। ठीक है, अब देखो आपका गुणा थोड़ा सा छोटा हो गया ना, बस हमें यही करना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, कितनी आसानी से आप कर सकते हो। चलो गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। इसमें से आप 48 घटा दो। कैसे घटाओगे, घटाना सबको आता है, लेकिन वो जल्दी से कैसे घटाओगे। 52 में से 48 गया, 4 बचा 200। ठीक है, और उसको आप 12 से गुणा कर लेना। 204 को आप 12 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 चौक 48, जीरो, फिर 4, 12 दूनी 24, 24 48, तो आपका सही आंसर हुआ, है नहीं इसमें। खैर ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2448। ओके, एकदम कंफर्म आंसर है 2448, यही इसका सही आंसर है। डिलीट हो गया होगा बाद में क्वेश्चन। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम बहुत मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं दोस्तों। कैसे, देखो कुछ ही तरीका आप सीख जाओगे। वह संख्या जिसका 25% 50 है, वह संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं संख्या है एक्स, एक्स का हम निकालते हैं 25%, 25% एक्स का क्या है 50। अब इसे भाग कर दीजिए सीधे, एक्स क्या आ गया 200। ठीक है ना, अब तक आप ऐसे ही करते थे ना, इसलिए आंसर ही मिल गया। लेकिन अब हमको ऐसे नहीं करना है, हम थोड़ा सा अपनी स्किल को और डेवलप करेंगे, थोड़ा मैथ्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हालांकि अगर आप ऐसे कर पाते हो तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप अपने तरीके का यूज़ करो। पर एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपको आसान लगे तो आप वो तरीका ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, दूसरा तरीका ये कहता है 25% मतलब क्या होता है 25/100, यानी आसान भाषा में 1/4। तो कहीं पर 25% लिखा है तो आप जान जाओ वो 1/4 लिखा है। क्या लिखा है, वो लिखा है 1/4। तो 25% कितना है 50, यानी एक जो हमारा है चार में से, जैसे 25% क्या होता है, जो इन चारों में से एक हिस्सा 1/4, ये हिस्सा हमारा कितना है 50, यानी एक कितना है 50, तो चार कितना होगा 50 गुणे 4, ये हो गया 200। कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा आसान हो जाती है। खैर आपको जो तरीका सही लगे आप वो यूज़ कीजिए। ठीक है, और आप बताइए दोनों में से कौन सा आपको बेटर लगा, भिन्न में बदलना या डायरेक्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, आप कमेंट में ये चीज़ हमें ज़रूर बताना। चलिए सवाल में आते हैं। सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति 5200 रुपये में एक साड़ी बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या है। 5200 रुपये की साड़ी यार महंगी हो गई, जिसने भी लिया होगा और जिसको भी दिया होगा वो खुश तो हो ही गया होगा। खैर 5200 रुपये में एक साड़ी बेचता है, यानी जो साड़ी है उसका विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है उसका 5200 रुपये दोस्तों। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 30%। अब देखिए मैं इसको आपको जो मैंने ऊपर आपको कंसेप्ट दिया था ना, उसी कंसेप्ट से बताता हूँ उसको लगाएंगे कैसे, भिन्न में तब्दील कर देंगे। देखिए भिन्न में तब्दील करेंगे, अब देखेंगे कितनी आसानी हो जाएगी उससे। ठीक है, प्रॉफिट हमारा दिया था 30%, यानी 30/100। ठीक है, यानी इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3/10। तो जब आप प्रॉफिट को भिन्न में बदलोगे तो जो ऊपर आता है वो होता है प्रॉफिट, और नीचे जो आता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है सामान्यतः, सामान्यतः मैं कह रहा हूँ क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस में वो विक्रय मूल्य पे पूछता है, पर क्रय मूल्य पे सामान्य परिस्थितियों में कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट 3, कॉस्ट प्राइस उसका 10, तो सेल प्राइस कितना हो गया, यानी लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो सेलिंग प्राइस उसका हो गया 13, और 13 की वैल्यू हमको दे रखी उसने 5200। ठीक है, 13 की वैल्यू दे रखी है 5200, तो काट के निकाल लो आप, एक की कितनी हो गई, एक की हो गई 400। 13 की 5200 तो एक की हो गई 400, और पूछ क्या रहा है साड़ी का क्रय मूल्य, एक की 400 हो गए दोस्तों, तो 10 की क्या होगी, 10 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 10 है ना, तो एक की 400, 10 की हो गई
4000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आसान हो गया काफ़ी है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर देंगे। 8 वर्ष में 500 रुपये और 16 वर्ष में 300 रुपये का कुल साधारण ब्याज 1100 रुपये है। यदि दोनों मामले में ब्याज की दर बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। कह रहा ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों ही केसेस में सेम है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको सिंपल सा आप लिख लो। ठीक है, और आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है। P कितना है 500 रुपये, T कितना है 8, आर वो हमसे पूछा गया है, अपॉन 100। अब इसे काट दोगे तो क्या आ गया, 8 इंटू 5 कितना होता है 40 आर। वैसे आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आर। ठीक, जैसे हमने ये किया ना P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, वैसे आप इसको भी कर लोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 40 आर प्लस 48 आर। ठीक है, आर प्लस 48 आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1100, यानी 88 आर इज इक्वल टू 1100, आर इज इक्वल टू 1100 अपॉन 88। आप करो इसको 11 से भाग कर दो तो क्या आएगा 100/8। 100/8 कितना होता है दोस्तों 12.5%। ठीक है, 12.5%। तो हमारा ऑप्शन नंबर शायद अगले पेज में होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, और देखिए इसको मैं आपको बड़े मज़ेदार तरीके से बताऊंगा। मज़ा ना आ गया तो लाइक वापस, यार वापस मत लेना लाइक अप करने के बाद। ठीक है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, आपको मज़ा जरूर आएगा इसमें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 भी शामिल कर ली गई तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, पहले आप बता सकते हैं इनमें से क्या क्या नहीं हो सकता है। 12 संख्याओं का औसत 15 है, एक संख्या 41 शामिल कर ली गई, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई 13। इनका कंबाइंड औसत पूछा गया आपसे, तो देखो औसत 15 तो नहीं होगा। क्यों, 15 तो पहले से है और 41 एक बड़ी संख्या है, तो अगर बड़ी संख्या आई है तो औसत 15 से बड़ी 41 तो औसत बढ़ेगा ना कि घटेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा तो होगा बताते हैं तरीके से। तरीका इसका ये कहता है कि 12 गुणे 15, पहले आप निकालो टोटल उनका सम कितना था। ठीक है, उसमें से आप 41 घटा दो, फिर 13 से भाग कर दो। सॉरी, 41 जोड़ के शामिल की गई ना, तो 41 जोड़ के आप 13 से भाग कर दोगे तो आपका औसत आ जाएगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे लगे रिवाइंड करके थोड़ा फिर से देखना, मज़ा आएगा आपको कंसेप्ट समझने में। तो समझिए 12 संख्याएं हैं ये मान लो, और इनका जो औसत है ये औसत वो कितना है 15। औसत क्या है ये 15 है। एक और संख्या आती है 41, बड़ी सी एकदम, इन्हें 13 हो गई हैं, पूछा गया है। तो अब इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो 41 में 15 तो इसके बराबर आने में लग कट जाएगा, इस लेवल में आने में 41 का 15 खर्च हो गया। ठीक है, अब 41 के पास कितना बचा, 41 के पास बचा 26। ठीक, और 26 ये क्या करेगा इन 13 में बांट देगा बराबर बराबर, यही एवरेज के कंसेप्ट है। औसत क्या करता है, जैसे किसी ने एक पारी में 0 बनाया, अगली पारी में बनाया 100, तो क्या होता है हम इसको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, फिर कहते हैं 50 उसका औसत। यानी 100 ने क्या किया 50 खुद रखा, 50 पिछली पारी में बांट दिया। तो उसी तरह से 41 में से 15 तो आ गया इनके लेवल में आने के लिए, उसने अपने 15 पॉइंट खर्च कर दिए, बचे 26 पॉइंट। 26 पॉइंट को 13 लोगों में बांट देगा तो कितना कितना पॉइंट खर्च कर देगा, 2-2। कैसे कैसे 2-2 बांटेगा समझिएगा।
ये मैं औसत चैप्टर आपको डिटेल से बताऊंगा इस तरीके को। 13 लोगों को बांटना चाह रहा तो कितने पॉइंट दे देगा सबको, ये 2-2, यानी 15 पॉइंट सबके पास पहले से थे। 41 ने सबको 2-2 पॉइंट और दे दिया। अब कितने पॉइंट हो गए, 17, यानी औसत हमारा नया औसत क्या होगा, 17। ठीक है दोस्तों, औसत चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये डिटेल में पढ़ा दूंगा ये, ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगी उसमें कोई खास। खैर, अभी आते हैं, ये देखिए टाइम एंड वर्क। अच्छा, मैंने पढ़ाया है टाइम एंड वर्क, तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो टाइम एंड वर्क वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप जाके टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, और वहाँ पर ये सवाल मैंने कराया है, मतलब इससे इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। तो कहता है ये पी क्यू एक काम को 18 दिनों में करते हैं, पी अकेला उसी काम को 27 दिनों में करता है। ठीक है, 27 है। तो क्यू अकेला उसी काम को कितने दिनों में क्या करेगा, चलिए आप लोग लगा के बताइए तुरंत। जो कंसेप्ट मैंने बताया था वैसे ही लगाइएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है, जैसे पी क्यू मिलके कुछ लड्डू बनाने हैं तो पी क्यू मिलके उसको 18 दिन में बना लेते हैं। पी अकेला उतने लड्डू 27 दिन में बनाता है, क्यू अकेला उतने लड्डू कितने दिन में बनाएगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं लड्डू हैं कितने, तो दोनों का हम औसत ले लेते हैं। इसका और इसका औसत कितना आएगा, 54, औसत आएगा 54, यानी 54 लड्डू बनाना है। और फिर निकालेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी कैसे, 18 को 54 को 18 से भाग दे देंगे, यानी पी क्यू एक दिन में बनाते हैं 3 लड्डू, और पी अकेला एक दिन में कितने बनाता है, 2 लड्डू। समझ रहा है, पी क्यू मिल के बनाते हैं 3 लड्डू, जिसमें से पी अकेला बनाता है 2 लड्डू, यानी क्यू एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 1। तो 54 लड्डू बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे, 54 दिन लगेंगे। ठीक है, 54 को आप 1 से भाग कर दोगे, 54 आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो कुछ जब कभी किसी खंभे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो इसमें आपको, हाँ अगर आदमी खड़ा है वो, तो इसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना, इसमें सीधा सीधा है। अगर रेलगाड़ी की जो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यानी चली गई दूरी, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम टेकिंग, इससे आपकी एल यानी डिस्टेंस निकल आती है। अगर वो खंभे को पार कर रही है, तो अगर वो खंभे को पार करेगी तो अपनी जो उसकी लंबाई है उतना ही तो पार करेगी। ठीक है, तो बहुत नहीं परेशान होना इसमें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आपको चाल हमेशा, हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदल लेना, वो आपको आता है। कैसे, 5/18 से इसको गुणा कर देना। ठीक है, 5/18 से आप गुणा कर देना, या आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में आप बदल दोगे। 18×5 90, कितना आ गया, 25, यानी मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। अब दूरी कैसे निकालोगे, यानी लंबाई कैसे निकालोगे, स्पीड 25 मीटर पर सेकंड और टाइम 5 सेकंड, दोनों को गुणा कर लोगे तो आ गया 125, यानी 125 इज द राइट आंसर। यदि 15 कुर्सियों का मूल्य 234 है तो 17 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। एक एक नियम पर आधारित है। 15 कुर्सियों का मूल्य दोस्तों दिया हुआ है हमें, 15 कुर्सियों का मूल्य 234 है। ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 234/15 भाग कर दोगे, और 70 कुर्सियों का पूछा गया तो आप 70 से गुणा कर दोगे इसको। ठीक है, 5×3 = 15, तो ये आ गया 14। ठीक है, 3 से इसको आप भाग कर दो, कितना आ गया, 3×7=21, 3×8=24, और इसको 14 से गुणा कर दो। बड़ा घिचपिच सी हो गया, मैं थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ इसको। 3 को आप 234 को आपने 3 से भाग किया तो कितना आया, 3×7=21, 3×8=24, और यहाँ पर 14 था तो आप इसको गुणा कर दोगे। और हाँ, पूरा गुणा मत करिएगा, यहाँ पर पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है। देखो, अगर हम पूछ लें 8 और जब 14 गुणा होंगे तो क्या आएगा, 8×4=32, यानी 2 आएगा ना, क्या आएगा, 2 आएगा ना आखिरी में, तो लास्ट में 2 कहाँ पर है, ये रहा 2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे किया हमने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ।
देखो हमने 78 और 14 को गुणा करना है। या तो आप पूरा पूरा गुणा गुणा कर लो, या तो आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज कर लो। गुणा करने में क्या होगा, सबसे पहले 4 का 8 से तो गुणा होता है, अगर आप मान लो इस तरह से कर रहे हो तो उस तरह से 4 8 32 के 2, हाथ में 3, ठीक है। फिर आप आगे लिखते हो 4 7 28 3 31, ठीक है। नीचे लगा दोगे खट्टम, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 2 ही तो आएगा ना। वही तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। 16 दर्जन केले का मूल्य 360 रुपये है, तो 60 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो अब इसको उलट के लिखो, आप लिखो 360 रुपये में आते हैं कितने केले, 16 दर्जन। 16 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12, ठीक है। तो 60 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो इसको 60 बनाना हो तो क्या करोगे, इसको भी 6 से भाग कर दो, इधर भी 6 से भाग कर दो। ये 60 बन गया ना, 360 रुपये। 60 बराबर 6 दूनी 12, 16 दूना 32, यानी 60 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, 32 केले खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। तो दोस्तों म्यांमार राज्य के साथ अपनी सीमा अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है, मिजोरम भी साझा करता है, मणिपुर भी साझा करता है, सिक्किम नहीं करता। ये क्या तीनों आंसर सही है क्या, क्वेश्चन गलत है। नहीं, एक बार इंग्लिश, इसका एक इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा मुड़ गया यहाँ पे। विच स्टेट डज नॉट, देखिए ये लिखा है डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, ठीक है, गलती होती है यहाँ पर। यानी कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता, तो सिक्किम। सिक्किम नहीं साझा करता, बाकी तीनों करते हैं ये। तो वो सिक्किम यहाँ पे ना वेस्ट बंगाल के ऊपर ऐसे, यहाँ पर सिक्किम ऐसे एक तरफ इसका जो है, ये 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, भूटान, नेपाल और किससे, और इससे साझा करता है चाइना, जो कि म्यांमार से अपनी सीमाएं साझा नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारी झील है। तो सबको पता है सांभर झील, खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है। अच्छा बताइए झीलों का शहर किसे कहते हैं, आंसर में बताना झीलों का शहर किसे कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन कौन करता है, सबको पता है निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया, यानी इसमें से कौन सी संस्था है जिसे बदलकर नीति आयोग बनाया गया, तो योजना आयोग। योजना आयोग को बदल के क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया गया, 2015 में। और आप जान लीजिए इसका जो चेयरमैन होता है, यानी इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसमें एक सीईओ भी होता है, सीईओ। तो आप बताइए नीति आयोग के सीईओ, करंट सीईओ कौन है। अच्छा एक क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछता हूँ, उसका आप लोग आंसर बताना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, ये बहुत क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। लिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है या मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो भागीरथी नदियों का संगम होता है, ऑप्शन ए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और इनकी कंबाइंड धारा माँ गंगा की पवित्र धारा का निर्माण करती है ये, ठीक है। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और आप बताएं कि आप किस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हो, मैथ्स या जीएस, ठीक है। अगर किसी टॉपिक को आपको डिटेल में समझना है तो भी आप हमें बताना, ठीक है दोस्तों। तब तक अपना मेहनत करते रहें, लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।